नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हिमरत और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। राजधानी रांची के मेन रोड स्थित लालजी हिरजी रोड में मद्रास कैफे के पास एक कमर्शियल बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। इसकी वजह से 1 दर्जन के करीब दुकानें जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह से करोड़ों का नुकसान हुआ है। कारोबारियों ने बताया कि आग लगने से सबसे ज्यादा बैटरी और इन्वर्टर की दुकानों को नुकसान पहुंचा है। घटना में हुए नुकसान का फिलहाल जायजा लिया जा रहा है, लेकिन 3 करोड़ से ज्यादा का नुकसान दुकानदारों को हुआ है। बता दें कि लालजी हिरजी रोड बेहद व्यस्त कमर्शियल इलाका है। यहाँ हर दिन करोड़ों का कारोबार होता है। बुधवार की सुबह जैसे ही आग लगने की सूचना मिली, दुकानदारों में भगदड़ मच गई। लालजी हिरजी रोड में मार्केट एक दूसरे से इतने सटे हुए हैं कि अगर आग फैलती तो पूरा बाजार ही जलकर राख हो जाता। गनीमत है कि दमकल की गाड़ियां वहां संकीर्ण गली के होते हुए भी समय से पहुंच गई और 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोय ने बताया कि आग लगने की सूचना पर पुलिस एक्टिव हुई और आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम के साथ मिलकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। हालांकि मामले की जांच के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि आग कैसे लगी। वहीं झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बुधवार को बड़ी राहत मिली। अदालत ने उन्हें ईडी के सम्मन की अवहेलना से जुड़े केस में रांची के एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होने से छूट दे दी। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की बेंच ने इस पर ईडी को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर को तय की गई है। हाईकोर्ट में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेस, दीपांकर राय और श्रेय मिश्र ने बहस की। गौरतलब है कि एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने से छूट की मांग वाली सोरेन की याचिका 25 नवंबर को खारिज कर दी थी और उन्हें 4 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया था। ईडी की ओर से सीजीएम कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ 19 फरवरी 2024 को शिकायतवाद दर्ज कराया गया था। इसमें एजेंसी ने बताया है कि जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए हेमंत सोरेन को 10 सम्मन भेजे गए थे, लेकिन इनमें से मात्र 2 सम्मन पर वह उपस्थित हुए। ये पीएमएलए की धारा 63 एवं आईपीसी की धारा 174 के तहत गैर कानूनी है। एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत पेशी के लिए आज समय निर्धारित किया था, जिसे चुनौती देते हुए माननीय हेमंत सोरेन के द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए आज माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने 16 दिसंबर तक माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को व्यक्तिगत रूप से पेशी के लिए छूट दी है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 16 दिसंबर का समय निर्धारित किया गया है। वही जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के प्रकाश नगर गरुड़ बासा के रहने वाले आइसक्रीम कारोबारी नवीन सिंह के घर पर फायरिंग मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर पुलिस ने फायरिंग में प्रयुक्त हथियार व बाइक बरामद किया है। गिरफ्त में आए आरोपियों में गोविंदपुर गरुड़बासा का रहने वाला रोहित लोहार गिरफ्त में आए आरोपियों में गोविंदपुर गरुड़बासा का रहने वाला रोहित लोहार उर्फ गॉड बाबा, गोविंदपुर गोड़ा बांधा के गौरव गोस्वामी और बिरसानगर जोन नंबर 1B का अमन महतो शामिल है। एसएसपी किशोर कौशल ने गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए बताया कि पकड़े गए तीनों अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास है। इनके पास एक देसी कट्टा और बाइक जब्त की गई है। इन लोगों ने पुरानी रंजिश के कारण कारोबारी के घर पर फायरिंग की थी। उन्होंने बताया कि घटना से पूर्व तीनों आरोपी चोरी की नीयत से फैक्ट्री में गए थे, जहां तीनों पकड़े गए। इसके बाद फैक्ट्री मालिक ने इन्हें धमकी देकर छोड़ दिया था। इसी का बदला लेने के लिए फैक्ट्री मालिक नवीन सिंह के घर पर इन लोगों ने फायरिंग की। वहीं मनसा फैक्ट्री के मालिक को मारने की भी इनकी योजना थी। इसमें तीनों को निराशा हाथ लगी। गौरतलब है कि 17 नवंबर की रात बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने आइसक्रीम कारोबारी नवीन सिंह के घर पर फायरिंग कर मौके से फरार हो गए थे। गोली उनके घर की दीवार पर लगी थी। 18/11/24 को गोविंदपुर थाना अंतर्गत गरुड़बासा में
एक आइसक्रीम फैक्ट्री के ऊपर फायरिंग के मामले में 3 गिरफ्तारी की गई है। बेसिकली उस आइसक्रीम फैक्ट्री में इन 3 अपराध कर्मियों के द्वारा रात्रि में जा करके फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और इसमें नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। उसमें पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया जिसमें कि डीएसपी सिटी और थाना प्रभारी एवं अन्य पदाधिकारी शामिल थे। उनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर ये कार्रवाई की गई है, जिसमें कि रोहित लोहार, गौरव गोस्वामी और अमन महतो ये 3 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है और साथ ही साथ जो हथियार इसमें एक देसी कट्टा प्रयुक्त हुआ था फायरिंग के लिए, वो हथियार भी बरामद हुआ है और जिस बाइक का उपयोग भागने के लिए किया गया था वो बाइक भी बरामद की गई है। अगर इनके आपराधिक इतिहास की अगर हम बात करें तो रोहित कुमार उर्फ गॉड बाबा का पहले भी 3 मामलों में वो अभियुक्त रहा है। इसके अलावा गौरव गोस्वामी के खिलाफ भी 4 मामले दर्ज हैं टेल्को थाना अंतर्गत और अमन कुमार जो तीसरा अपराधी है उसके विरुद्ध पहले से 1 मामला अंकित रहा है टेल्को थाने में। तो इस तरीके से जो लोग इसमें शामिल थे सभी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित। किस लिए फायरिंग किया गया था? एक्चुअली ये लोग चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए उस दिन पहले गए थे फैक्ट्री के पास में, जहाँ पर कि जो फैक्ट्री ऑनर हैं उनके द्वारा जो है उनको झिड़का भी गया था, उनको डपटा भी गया था। उसके बाद उसी आवेश में आकर के, हालांकि उसकी कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं कराई गई उस मामले की, लेकिन उसी आवेश में आकर के इन लोगों के द्वारा नशे की स्थिति में भी थे ये लोग, तो उस स्थिति में जा कर के इन लोगों ने एक तरीके से प्लान किया और प्लान करने के बाद उस आवेश में आकर के धमकाने के लिए एक तरीके से और आगे कुछ न कुछ एक्सटॉर्ट करने का भी इनका इरादा था। इस उद्देश्य से इनके द्वारा फायरिंग की गई। चक्रधरपुर रेल मंडल में बुधवार से रेलवे यूनियन चुनाव को लेकर मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन चक्रधरपुर रेल मंडल के तमाम मतदान केंद्रों में रेलकर्मी मतदाता लाइन में लगकर अपना अपना मतदान किया। इस दौरान मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था भी देखी गई। चक्रधरपुर रेल मंडल के टाटानगर, राउरकेला, बंडा मुंडा, झारसुगड़ा, डोंगवा पोशी आदि स्टेशनों में रेल कर्मियों ने उत्साह के साथ मतदान किया। मतदान के दौरान किसी भी जगह से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं मिली। पहले दिन मतदान की प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुई। मालूम रहे कि आगामी 6 दिसंबर तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद 12 दिसंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। इस चुनाव में 6 रेल कर्मचारी संगठन चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें से मुख्य मुकाबला दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस कांग्रेस और दक्षिण पूर्व रेलवे मेंस यूनियन के बीच देखा जा रहा है। इधर मतदाता रेल कर्मियों ने मतदान को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा लागू करना बताया है। मतदाताओं ने बताया कि उन्होंने अपना मत उस रेल कर्मचारी संगठन को दिया है जो उन्हें पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने में सार्थक कार्य करेगी। रेलवे में ऐसे क्या खास मुद्दे हैं जिसको लेकर के आज आप लोगों ने वोटिंग किया है, वो उसके बारे में थोड़ा बताएं। वही पेंशन वाला लेके जो न्यू पेंशन स्कीम जो है वो हटा के जो हम लोग को पुराना पेंशन स्कीम में डाले, वही हम लोग चाहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो यही मैंने ओल्ड पेंशन स्कीम चाहते हैं। इसके अलावा और कुछ और वैसा मेन मुद्दा यही है। और कुछ विशेष आप महिलाओं के लिए? कोई ऐसा कुछ नहीं, बस छोटा मोटा जो भी रहता है, लेकिन इससे ज़्यादा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे ज़्यादा हम लोग यही चाहते हैं कि ये हो जाए, क्योंकि न्यू स्टाफ लोग के लिए तो यही है ना कि पेंशन रहेगा तो उन लोग के लिए बहुत ज़्यादा आगे चल के उन लोग के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि बिना पेंशन के लिए तो बहुत मुश्किल है ना। इसलिए यही हम लोग का मुद्दा है। हम लोग यही सोचे हैं कि ये हो जाए बस। ठीक समय कैसा एनपीएस के जगह ओपीएस का एनपीएस की जगह ओपीएस दिया जाए, यही हम लोग का सबसे बड़ा मुद्दा है। और रेलवे के जितने भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व किया जाए। जो भी हमारे यूनियन से जीतेंगे उनसे हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा। सरायकेला जिला के आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र के प्रमुख सड़कों से अवैध अतिक्रमण हटाया जाएगा। इसके लिए गुरुवार से अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल की मांग जिला प्रशासन से की गई है। बुधवार को आदित्यपुर नगर निगम के सिटी मैनेजर रवि भारती ने माइक के जरिए सड़कों पर घूम-घूमकर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि इससे पूर्व 24 घंटे की मोहलत दी गई थी, लेकिन बुधवार को पर्याप्त पुलिस बल प्राप्त नहीं होने के चलते अभियान को एक दिन के लिए टाल दिया गया है। नगर निगम के सिटी मैनेजर रवि भारती ने बताया कि गुरुवार को आदित्यपुर थाना रोड नगर निगम जाने वाली सड़क समेत अन्य स्थानों पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जाएगा। सामानों को सुरक्षित अपने रख लें
कल दिनांक 5 तारीख को विधिवत रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया जाएगा। आप सभी को पूर्व सूचित की जा रही है। इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल का विस्तार 5 दिसंबर को होगा। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता लालटू महतो ने महागठबंधन सरकार में शामिल ईचागढ़ की विधायक सविता महतो और रामगढ़ की विधायक ममता देवी को मंत्रिमंडल में स्थान देने की मांग की है। झामुमो नेता लालटू महतो ने कहा है कि वीर शहीद निर्मल महतो के परिवार की बहू पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत सुनील झामुमो नेता लालटू महतो ने कहा है कि वीर शहीद निर्मल महतो के परिवार की बहू पूर्व डिप्टी सीएम दिवंगत सुधीर महतो की धर्मपत्नी सविता महतो को दोबारा ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र से जीत मिली है, इसलिए उन्हें मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक सविता महतो उस शहीद परिवार से है जिन्होंने झारखंड निर्माण में प्राणों की आहुति दी है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल में इन्हें स्थान मिलना चाहिए। वहीं महागठबंधन में शामिल कांग्रेस की रामगढ़ विधायक ममता देवी को भी मंत्रिमंडल में मंत्री बनाए जाने की मांग रखी है। इसे हम लोग कुर्मी समाज से ही निवेदन करना चाहेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सरकार जी से, हेमंत सोरेन जी से, कि अभी हमारे कुर्मी वीर शहीद निर्मल महतो के परिवार से बहू है हमारा ईचागढ़ का विधायक सविता महतो, जो स्वर्गीय डिप्टी सीएम सुधीर महतो की धर्मपत्नी थी और हमारे कुर्मी समाज से आती है और लगातार दो बार चुनाव जीती। हमसे आग्रह करना चाहेंगे कि उसे इस बार मंत्री पद मिलना चाहिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा से चाहेंगे और कांग्रेस पार्टी से भी हम लोग आग्रह करना चाहेंगे कि दो बार आंदोलन करने वाली महिला रामगढ़ की विधायक ममता महतो को भी मंत्री बनाया जाए, ताकि एक सिंपल परिवार के होने के बावजूद गरीब गरुआ के लिए लड़ने वाली, कई बार महिला होकर जेल जाने वाली महिला और सशक्त कुर्मी समाज से आने वाली है, लड़ाकू महिला है, कोई भी मांग के लिए लड़ने वाली महिला है, वैसे महिला को भी एक बार मंत्री पद मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग आग्रह दोनों महागठबंधन से करना चाहेंगे कि ममता महतो रामगढ़ से, ईचागढ़ से सविता महतो, दोनों को इस महागठबंधन की सरकार में मंत्री पद मिलना चाहिए। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना अंतर्गत गणेश नगर निवासी 50 वर्षीय अशोक ठाकुर की मंगलवार रात ट्रेन की चपेट में आकर मौत हो गई। जुगसलाई पुल के नीचे रेल लाइन से पुलिस ने शव बरामद किया, जिसे जब्त कर एमजीएम अस्पताल के शीतगृह में रखवा दिया गया। बुधवार सुबह अस्पताल पहुंचे परिजनों ने शव की शिनाख्त की। मृतक के भाई अर्जुन ठाकुर ने बताया कि उनके भाई अशोक ने शादी नहीं की थी और घर से बाहर रहकर वह कमाता खाता था। दिन भर फेरी करने के बाद वह इधर उधर रात गुजार लेता था। कभी कभी ही वह घर आता था। पिछले 5 दिनों से वह घर भी नहीं आया था। सुबह में उन्हें भाई के मौत की जानकारी मिली। इसके बाद आनन फानन में परिजन सबसे पहले रेल थाना पहुंचे, वहां से जुगसलाई थाना भेज दिया गया। बाद में एमजीएम अस्पताल में शव होने की जानकारी मिली, वहां पहुंचकर शव की पहचान की। इधर पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया और आगे की कार्रवाई कर रही है। घटना कैसे हुई, इस दिशा में पुलिस जाँच कर रही है। नाम बताइए इनका। उम्र 50। नाम अशोक ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? मतलब घर नहीं आते थे। हाँ। तो कमाते खाते थे। काची कमा? थोड़ा पीते हुए थे। हाँ। दारू फारू भी पीते थे। अच्छा, तो घर कब से नहीं आ रहे थे? हो गया, घर कभी आते थे कभी नहीं आते, 5-6 दिन। कहाँ के रहने वाले थे? बागबेड़ा गणेश नगर। बागबेड़ा गणेश मैदान। हाँ, घर नहीं आते थे, उधर ही कमाते थे। तो क्या सूचना मिला आप लोगों को? फिर आप लोग पहुंचे? हम लोग कोई बोला, क्या बोला? खबर किया कि ऐसे ऐसे हुआ। कहाँ पे? फाटक तरफ। कौन फाटक? जुगसलाई। अच्छा, फिर और कुछ नहीं सर। फिर हम लोग गए वहाँ रेलवे जो नहीं है थाना, वहाँ गए, वहाँ भी खबर नहीं मिला, बोला वहाँ नहीं है। फिर हम लोग इधर आए जुगसलाई वाले में, तो बताएं कि एमजीएम में रखा गया। हाँ। चक्रधरपुर रेल मंडल में रेल अधिकारियों की लापरवाही का खामियाजा रेल यात्रियों को भुगतना पड़ रहा है। रेलवे ने ट्रेन चलाने के नाम पर रेल यात्रियों को अब धोखा भी देना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला चक्रधरपुर रेल मंडल में देखने को मिला है।
दरअसल सोनवा और चक्रधरपुर रेलवे स्टेशन में फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर मंगलवार को 5 घंटे का मेगा ब्लॉक लेने की घोषणा की गई थी, जिसके लिए रेलवे ने 8 महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों का परिचालन मंगलवार को रद्द कर दिया था। लेकिन हैरत की बात यह है कि मंगलवार को न तो फुटओवर ब्रिज निर्माण के लिए किसी प्रकार का कोई कार्य आगे बढ़ा और न ही किसी प्रकार का मेगा ब्लॉक रेलवे के द्वारा लिया गया। इसमें यात्रियों के लिए हैरान और परेशान करने वाली सबसे बड़ी बात ये रही कि मेगा ब्लॉक नहीं लेने और निर्माण कार्य नहीं होने के बावजूद भी 8 महत्वपूर्ण यात्री ट्रेनों का परिचालन चक्रधरपुर रेल मंडल में नहीं किया गया। जानकारी मिली है कि सोमवार की देर रात 11 बजे रेलवे ने पूर्व घोषित मेगा ब्लॉक को वापस लेते हुए रद्द कर दिया था, लेकिन मेगा ब्लॉक रद्द करने के बावजूद ट्रेनों को रद्द करने के आदेश को वापस लेने की जहमत रेलवे के अधिकारियों ने नहीं उठाई। नतीजा ये हुआ कि ट्रेनें रद्द की रद्द रह गई। रेलवे की इस लापरवाही से चक्रधरपुर रेल मंडल में इस्पात एक्सप्रेस, चक्रधरपुर राउरकेला मेमो, राउरकेला टाटा मेमो, इतवारी एक्सप्रेस समेत 8 महत्वपूर्ण ट्रेनों का परिचालन नहीं हो पाया। यात्रियों के मुताबिक ये सभी ट्रेनें आम लोगों के यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, जिसके नहीं चलने से नौकरी पेशा, दिहाड़ी मजदूर, विद्यार्थी, मरीज और आम रेल यात्री ट्रेनों में सफर करने से वंचित हो गए। इससे कई लोगों का रोजगार भी छिन गया। जमशेदपुर के कदमा स्थित एरियल सोसाइटी स्कूल में मल्टीपर्पज हॉल और ऑडिटोरियम निर्माण के लिए मंगलवार को निर्माण स्थल में भूमि पूजन किया गया। पंडित ने मंत्र उच्चारण के बीच भूमि पूजन संपन्न कराया। इस अवसर पर कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। सोसाइटी के महासचिव ने जानकारी दी कि वर्ष 2022 में एरियल सोसाइटी सांची से स्थानांतरण होकर कदमा परिसर में स्थापित हुआ था। काउंसिल के नियमानुसार स्कूल का अपना हॉल और ऑडिटोरियम सुनिश्चित होना जरूरी है। इसी के तहत ये निर्माण कराया जा रहा है। स्कूल का निर्माण जिसको के द्वारा कराया गया था, इसलिए स्कूल ने अपने खर्चे से जिसको को ही निर्माण कार्य सौंपा है। इधर अध्यक्ष ने बताया कि हॉल और ऑडिटोरियम 1 एकड़ में कुल 12 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसके बन जाने से स्कूल में होने वाले एक्टिविटी यहीं पर संपन्न होगी। वहीं आम लोग भी सामाजिक कार्य के लिए इसका उपयोग कर सकेंगे। भूमि पूजन में समिति के प्रेसिडेंट वाई ईश्वर राव, महासचिव के नागेश नायडू, टाटा वर्कर यूनियन के पदाधिकारी एवं दक्षिण भारतीय समाज के गणमान्य लोग उपस्थित थे। आज का कार्यक्रम हम लोग का भूमि पूजन था, जो कि मल्टीपर्पज़ हॉल और ऑडिटोरियम के लिए हम लोग जो है 2023 में अपना आर्किटेक्ट को ड्राइंग के लिए बनाने के लिए दिए थे। 2023 में उन्होंने बना के हम लोग को जिसको सबमिट किए हम लोग। उसके बाद में 2023 में ही हम लोग जो है GNSC को भी सबमिट किए। 2024 में अप्रूव हुआ वाला ड्राइंग। अप्रूव होने के बाद आज अच्छा दिन था, क्योंकि अभी जो आगे जो 15 तारीख के बाद में अच्छा दिन नहीं था, 1 महीना फिर गैप हो जाता। उसीलिए हम लोग जो टाटा कंपनी के जिसको जो TSUL टाटा यूटिलाइजेशन स्ट्रक्चर लिमिटेड जो है, उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं और उन लोग काम चालू करेंगे। इसमें जितने भी ट्रस्टीज़ हैं हम लोग के, पूरा कमेटी पूरा, और सभी हम लोग का इधर में जितने भी मेंबर्स हैं, लाइफ मेंबर्स हैं सब, और जितने भी संस्था के जो पदाधिकारी हैं, इनको भी इनवाइट किए। सब आए, सब आके आज का दिन में जो है कार्यक्रम संपन्न हुआ। कितने एकड़ में ये जो जगह में बन रहा है, करीब ये जो आपका हॉल और ऑडिटोरियम दोनों मिला के करीब 1 एकड़ में बन रहा है। इससे कितना फायदा होगा सर? इसमें जो है हम लोग का, देखिए इसमें क्या है कि हम लोग का जो कल्चरल प्रोग्राम जो होता था, जो कि जितना भी ड्रामेटिक का काम होता था, वो सब नहीं हो पा रहा था। तो ये जो हॉल बनेगा, इसमें ड्रामेटिक वाला जो है अपना भाग लेगा, बच्चे लोग भी उसमें सीखेंगे। और ऑडिटोरियम जो है आज के ज़माने में जितने भी स्कूल्स हैं उसमें कंपलसरी है ऑडिटोरियम। पूर्वी सिंहभूम जिला के पोटका प्रखंड सभागार में आयोजित 3 दिवसीय मनरेगा प्रशिक्षण शिविर का बुधवार को समापन हो गया। प्रशिक्षण में प्रखंड के 34 पंचायतों के मुखिया, पंचायत सचिव एवं अन्य शामिल थे। कान्हू मुर्मू, अभिषेक सरदार, सुनील किस्कूबा, अमृत मांझी ने कहा
कि अब मनरेगा के 21 प्रकार की योजनाओं पर पंचायत से सभी काम निष्पादित होंगे। इनमें जॉब कार्ड बनाने से लेकर रोजगार मांगने, मजदूरी भुगतान प्राप्त करने तक सभी कार्य शामिल है। इसके लिए डिजिटल प्रसारण से सभी जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु अब प्रखंड का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। कान्हू मुर्मू ने कहा कि मनरेगा के तहत सभी कार्य सही तरीके से संचालित करने तथा मजदूरों की डिमांड MIS से लेकर सभी सुविधाएं पंचायत स्तर पर हो ताकि मजदूरी का सही समय पर भुगतान किया जा सके। इससे संबंधित सेवाओं को लेकर प्रशिक्षण दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार ये 3 दिवसीय प्रशिक्षण है मनरेगा को लेकर। इसमें मुखिया, सचिव और BLE को दिया जा रहा है। ये इसका एकमात्र उद्देश्य है, जो भी काम है, जो सरकार का कल्याणकारी योजनाएं हैं और मनरेगा विशेषकर, ये सारा काम तो पंचायत से करना है। टोटली जॉब कार्ड बनाने से लेकर पेमेंट से लेकर किसी भी प्रकार का जो काम है मनरेगा पूर्ण रूप से पंचायत से करना है। इसलिए डिजिटल फ्रेंडली बनाने के लिए मुखिया को, सचिव को और BLE को उनको हम लोग ट्रेनिंग दे रहा है ताकि सभी काम पंचायत से हो। किसी भी सरकार का अभी कोशिश कर रहा है कि कोई भी आदमी छोटा मोटा काम के लिए प्रखंड और जिला का चक्कर नहीं लगाना पड़े। इसी उद्देश्य से सभी जगह ट्रेनिंग हो चुका है। ये पोटका प्रखंड में ये 3 बैच का, 2 बैच का अभी हो रहा है, कल से और 1 बैच का होगा। चक्रधरपुर के भगेरिया फाउंडेशन द्वारा वार्षिक खेलकूद सह वनभोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के सोनवा रोड रामचंद्रपुर स्थित प्रतिष्ठान परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में CRPF के 2nd इन कमांडेंट पवन कुमार मौजूद थे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। भगेरिया फाउंडेशन के प्रमुख विनोद भगेरिया, प्रमोद भगेरिया और मनोज भगेरिया ने मुख्य अतिथि CRPF 2nd इन कमांडेंट पवन कुमार का शॉल और पौधा भेंट कर स्वागत किया। फाउंडेशन में कई दशकों से सेवा दे रही वरिष्ठ वृद्ध महिला गुरवारी देवी को भगेरिया फाउंडेशन द्वारा शॉल भेंट कर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर वृद्ध महिला भावुक हो उठी। कार्यक्रम के दौरान श्रमिकों के बीच कई तरह के खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। फाउंडेशन ने श्रमिकों के बीच भेंट स्वरूप कंबल वितरित किया। इसके बाद विजेता श्रमिकों के बीच पुरस्कारों का भी वितरण किया गया। इसके बाद मालिक, श्रमिक सभी ने एक साथ बैठकर वनभोज का आनंद लिया। इस आयोजन को देख CRPF 2nd इन कमांडेंट पवन कुमार ने भगेरिया फाउंडेशन की सराहना करते हुए कहा कि आज के इस दौर में इस तरह का माहौल बहुत कम संस्थाओं को देखने को मिलता है, जहां मालिक और श्रमिक के बीच कोई फर्क नहीं नजर आता है। आप सबसे रूबरू होते हैं और अभी जैसे चाचा जी ने जो सम्मानित किया, तो ये बताता है कि काम कोई कुछ भी करे, सबका काम बराबर होता है। सब लोग एक दूसरे पे निर्भर करते हैं, तो इसलिए ऊंच नीच अपने को मानने से सिर्फ खाई पैदा होती है। इसलिए जो भी अपना काम कर रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन सबके काम का अपना अपना महत्व है। यदि एक कोई काम बंद कर दे तो दूसरे उसी पे निर्भर करते हैं, आपका काम बिगड़ जाएगा। तो सब लोगों के जो भी काम करते हैं उनकी पूरी इज्जत करनी चाहिए, उनकी सराहना करनी चाहिए और उनका मान सम्मान इसी तरह होना चाहिए ताकि वो अपने परिवार के सदस्य के रूप में अपने को महसूस करें। और जब आप और हम सब लोग एक परिवार के तौर पर मिले रहते हैं तो वो काम हमेशा ऊंचाइयों पे ही जाता है, जैसे अभी भगेरिया फाउंडेशन के द्वारा किया जा रहा है। तो मैं पुनः भगेरिया फाउंडेशन को इस तरह के कार्य करने के लिए बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि और दूसरे भी संस्था इससे सीख लेकर हम लोग अपने सबको मिला के साथ लेके सबको उचित मान सम्मान देते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे हम सब लोग और उन्नति करेंगे। ये सारे स्टाफ और उनके परिवारगण मिलकर कोई खेल खेलते हैं, तरह तरह के खेल खेलते हैं। तो उनमें से एक खेल होता है गेंद पकड़ने का, कैच करने का। तो वो बैट और बॉल के थ्रू और बॉल के थ्रू ड्रम गिराने का एक गेम होता है। तो वो प्ले करते हैं। और भी कई तरह के गेम्स होते हैं जो कि खिलाया जाएगा। इस बार आप देख ही सकते हैं। आप उत्साह का वातावरण बने, इसी उत्साह के वातावरण को बढ़ाने के लिए कर्मचारियों से
मालिकों का संबंध है इतना मधुर हो कि कभी किसी को कोई शिकायत नहीं हो। किसी के घर में बच्चा रोता हो तो हमें आवाज सुनाई दे और हम सबके कल्याण के लिए कार्य करें। इसी उद्देश्य को लेकर भगीरथ फाउंडेशन की स्थापना की गई और भगीरथ फाउंडेशन आप सबों के सहयोग से आज अच्छी तरह से चल रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों का प्यार हम लोगों को इसी तरह मिलता रहेगा और हम लोग आप सबकी सेवा करते रहेंगे। सरायकेला पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार लुनायत के निर्देश पर जिले भर में बुधवार को प्रहरी पहल के तहत सड़कों पर विशेष अभियान चलाया गया। इसी कड़ी में आरआईटी पुलिस ने भी एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया। आरआईटी थाना प्रभारी विनय कुमार के नेतृत्व में थाना क्षेत्र अंतर्गत रोड नंबर 4 से एनआईटी कॉलेज गेट तक एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चला। प्रहरी पहल अभियान के तहत नशाखोरी और अड्डेबाजी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाकर पकड़े गए लोगों को हिदायत दी गई। इस अभियान के तहत 11 से अधिक 2 पहिया वाहन चालकों को पकड़कर वाहन और कागजातों की जाँच की। इस दौरान पकड़े गए लोगों को चेतावनी देकर सख्ती से नियमों का पालन करने का निर्देश दिया गया। थाना प्रभारी विनय कुमार ने बताया कि मुख्य सड़क किनारे सड़क जाम की स्थिति को देखते हुए वाहन चालकों और दुकानदारों से अपील की गई है कि वे सड़कों पर गाड़ी पार्किंग ना करें, अन्यथा उनके विरुद्ध आगे से कार्रवाई की जाएगी। देखिए, एंटी क्राइम चेकिंग और लोगों को जो है जागरूक किया जा रहा है कि हेलमेट पहन के चलें, है ना। परिवार के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। और देखते होंगे जो भी अभी जो एक्सीडेंट हो रहा है, जो भी कैजुअलिटी हो रही है वो बिना हेलमेट के चक्कर में। अगर हेलमेट पहनते अगर मेरा सर बच जाता है तो कोई भी बॉडी का पार्ट टूटने से हम सुरक्षित रह सकते हैं। तो वही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है और अपील किया जा रहा है कम से कम हेलमेट पहन के चलें। अब भीड़ भाड़ एरिया में फ्लैग मार्च भी चलाया है और लोगों से अनुरोध किया है कि गाड़ी को साइड में पार्किंग करें और अनावश्यक, जिससे कि आप देख ही रहे होंगे कि 4 नंबर से लेके और इधर एनआईटी गेट के बीच में जाम की जो समस्या रहती है। तो दुकानदार लोगों से भी अपील किया गया और लोगों से भी अनुरोध किया गया कि जो भी गाड़ियां हैं उनको कम से कम रोड के किनारे में लगाएं, ताकि आमजनों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।